हेलो दोस्तों, 30 अक्टूबर 2023 को मराठा आंदोलन महाराष्ट्र में फिर भड़क उठा। आंदोलनकारियों ने एनसीपी विधायक प्रकाश सोलंकी के घर को आग के हवाले कर दिया और एक अन्य एनसीपी विधायक के घर पर भी हमला किया। पुलिस ने 49 आंदोलकों को गिरफ्तार किया। बीजेपी विधायक प्रशांत बंब के दफ्तर पर भी आंदोलकों ने पत्थरबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने टायरों में आग लगाकर सोलापुर अक्कलकोट राज्य मार्ग को भी बंद कर दिया। राज्य परिवहन निगम की कुछ बसों को भी आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने कुछ नेताओं को गांव में आने से रोका। एक एनसीपी विधायक के होटल सनराइज को भी जला दिया। विधायक संदीप क्षीरसागर के घर में मराठा आंदोलनकारियों ने घुसकर 5-6 फोर व्हीलर को जला दिया। पूर्व मंत्री जयदत्त क्षीरसागर के ऑफिस को भी जला दिया। माजलगांव नगर पालिका को भी आग के हवाले कर दिया। एक युवक ने पानी की टंकी के ऊपर से कूदकर खुदकुशी कर ली, तो भीड़ में भी 3 युवकों ने आत्महत्या कर ली। दोस्तों, मराठा आरक्षण इतना हिंसक क्यों हो रहा है? आइए जानते हैं इसकी वजह। साथ में जानते हैं मराठा आरक्षण की मांग कब से हो रही है और क्यों चाहिए मराठाओं को ओबीसी के कोटे में आरक्षण। क्या है मिशन 1000? साथ में जानते हैं 24 जनवरी 2024 का मुंबई मोर्चा और जानते हैं मराठा आरक्षण का पूरा इतिहास। मराठा आरक्षण की सबसे पहली मांग 1980 में शुरू हो गई थी। माथाडी कामगार यूनियन के प्रमुख नेता श्री अण्णासाहेब पाटील ने 1980 में मराठा समुदाय के बीच जागरूकता पैदा की। 22 मार्च 1982 को अण्णासाहेब पाटील ने मराठा समुदाय को लेकर मुंबई में पहली बार मराठा आरक्षण के लिए प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री बाबा साहेब भोसले ने आरक्षण के मांग की स्वीकार कर ली, लेकिन अगले ही दिन अण्णासाहेब पाटील की मृत्यु हो गई। अण्णासाहेब पाटील की मृत्यु के कारण मराठा आंदोलन की लड़ाई ठंडी बढ़ गई। 1978 से लेकर 2008 तक महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के 10 मुख्यमंत्री बने, लेकिन गरीब मराठा समुदाय को आरक्षण नहीं मिला और न ही कोई सर्वेक्षण किया गया। 1995 के खत्री आयोग में मराठों की उपजाति कुणबी को आरक्षण मिला, लेकिन मराठों को नहीं मिला। मराठा आरक्षण के लिए 2004 में नियुक्त किए गए जस्टिस बापट आयोग ने अपनी रिपोर्ट 2008 में सरकार को सौंपी। रिपोर्ट में मराठा आरक्षण के सपोर्ट में 3 वोट मिले और विरोध में 4 वोट पड़े। एक समिति सदस्य अनुराधा भोईटे दिल का दौरा पड़ने से अनुपस्थित रही और अंतिम बैठक में नहीं आ सकी। तब वोट 3 के मुकाबले 3 पड़े और राष्ट्रपति बापट को वोट डालने का मौका मिला, तो उन्होंने मराठा आरक्षण के खिलाफ अपना वोट डाल दिया और मराठा आरक्षण 3 के मुकाबले 4 वोटों से खारिज हुआ। तब मराठा सेवा संघ ने मराठा आरक्षण आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। इसके बाद मराठा समुदाय के लोगों ने आरक्षण के लिए आंदोलन जारी रखे। सन 2009 में माननीय अशोक जी चौहान सरकार ने मराठा आरक्षण के लिए सराफ आयोग को नियुक्त किया। इसी दरम्यान मराठा सेवा संघ द्वारा शुरू किए गए मराठा आरक्षण आंदोलन में छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज छत्रपति संभाजीराजे भोसले और उदयनराजे भोसले भी शामिल हुए। तब मराठा समुदाय के लिए 25% अलग आरक्षण की मांग की गई, तो सरकार ने माननीय नारायण राणे समिति की नियुक्ति कर दी। इस समिति के रिपोर्ट के अनुसार माननीय पृथ्वीराज चौहान सरकार ने मराठा समुदाय को 16% और मुस्लिम समुदाय को 4% आरक्षण दिया। इस आरक्षण के खिलाफ केतन किरोड़कर बॉम्बे हाईकोर्ट गए और 14 अक्टूबर 2014 को ये आरक्षण हाईकोर्ट ने रद्द किया। 2016 में कोपर्डी में एक नाबालिग की मौत हो गई। दंगे भड़के और कोपर्डी में नरसंहार हुआ, तो इसके खिलाफ लाखों मराठाओं ने एक मराठा लाख मराठा के नारे के साथ शांतिपूर्ण मोर्चा निकाला। इसी मोर्चा में मराठा आरक्षण की मांग फिर की गई। 2018 में फडणवीस सरकार आई और फडणवीस सरकार ने मराठा आरक्षण के लिए गायकवाड़ आयोग की स्थापना की। गायकवाड़ आयोग ने 15 नवंबर 2018 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय को 13% आरक्षण दिया, तो जयश्री पाटिल ने इस आरक्षण के खिलाफ याचिका दायर की। इस याचिका पर 5 मई 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और महाराष्ट्र सरकार के दिए हुए मराठा आरक्षण को रद्द कर दिया। साथ में मराठा आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात से इनकार किया कि मराठा समुदाय पिछड़ा हुआ है, इसलिए मराठा आरक्षण लागू करने की जरूरत नहीं है। आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। मराठा समुदाय को एसबीसी श्रेणी में शामिल करना भी गलत है। गायकवाड़ समिति और बॉम्बे हाईकोर्ट दोनों ही आरक्षण 50% की सीमा से अधिक होने का कोई भी वैध कारण नहीं बता सके।
मराठा समुदाय को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा मानना समानता के सिद्धांत का उल्लंघन है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मराठा आरक्षण की मांग को लेकर छत्रपति संभाजीराजे के नेतृत्व में 16 जून 2021 को कोल्हापुर में मराठा क्रांति सेना ने मौन आंदोलन किया। तो सरकार ने छत्रपति संभाजीराजे और मराठा संयोजकों को चर्चा के लिए बुलाया, लेकिन कुछ फैसला नहीं हो पाया। दोस्तों, इसके बाद मराठा आरक्षण आंदोलन में एक महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ जाती है। उस कड़ी का नाम है मनोज जरांगे पाटिल। मराठा आरक्षण के लिए इससे पहले ऐसा आंदोलन कभी भी नहीं हुआ जैसा कि मनोज जरांगे पाटिल के नेतृत्व में हुआ। मनोज जरांगे पाटिल 2010 में 12वीं क्लास से पढ़ाई छोड़कर आंदोलन से जुड़ गए। शुरू में मनोज जरांगे पाटिल कांग्रेस के एक कार्यकर्ता थे। वो कांग्रेस के जालना जिले के युवा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। विचारधारा के मतभेद के कारण उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बाद में मराठा समुदाय के सशक्तिकरण के लिए पार्टी से अलग होकर शोभा संगठन नाम की खुद की संस्था बना ली। मनोज जरांगे पाटिल ने मराठा आरक्षण की मुहिम 2011 से शुरू की। 2014 के बाद 2018 तक उन्होंने जालना जिले का मराठा आरक्षण का नेतृत्व किया। 2014 से 2018 तक उन्होंने मराठा आरक्षण के लिए कई आंदोलन किए, लेकिन वो ज्यादा चर्चे में नहीं रहे। ज्यादातर प्रदर्शनों की गूंज जालना जिले से बाहर नहीं गई। मनोज जरांगे पाटिल की समाज के प्रति निस्वार्थ भावना ही उनकी लोकप्रियता का कारण है। ईमानदारी ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। मराठा समुदाय आरक्षण के लिए शोभा संगठन चलाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, तब उन्होंने अपनी 2 एकड़ जमीन बेच दी थी। 2021 में मराठा आरक्षण के मुद्दे पर दबाव डालने के लिए मनोज जरांगे पाटिल ने जालना जिले के साष्टा पिंपल गांव में 3 महीने लंबा आंदोलन चलाया। तब से मनोज जरांगे पाटिल मराठा आरक्षण का एक प्रमुख चेहरा बन गए हैं। 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण रद्द किया। इसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय उद्धव जी ठाकरे सरकार ने मराठों को आर्थिक कमजोर कोटा में यानी कि EWS कोटा में समायोजित करने का निर्णय लिया, लेकिन मराठा क्रांति मोर्चा ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसके बाद 2023 में मराठा आरक्षण की मांग से आंदोलन भड़क उठा। छत्रपति संभाजी नगर के अंतरवली सराठी गांव में मनोज जरांगे पाटिल ने मराठा आरक्षण के लिए भूख हड़ताल शुरू किया। अंतरवली सराठी गांव 142 गांव का आंदोलन सेंटर बन गया। मनोज जरांगे पाटिल ने 29 अगस्त 2023 से 14 सितंबर 2023 तक 14 दिनों का भूख हड़ताल किया। माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे के आश्वासन पर मनोज जरांगे पाटिल ने अपना भूख हड़ताल वापस लिया। अब मराठा समुदाय को नौकरी और शिक्षा में आरक्षण देने की घोषणा करने के लिए सरकार को 40 दिन का अल्टीमेट दे दिया गया। 14 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर को 40 दिन के अल्टीमेट के 30 दिन पूरे हो गए। इन 30 दिनों में मनोज जरांगे पाटिल ने आरक्षण के मुद्दे पर राज्य के अलग अलग जिलों में जाकर मराठा समुदाय के लोगों की सभाएं ली और 14 अक्टूबर 2023 को अंतरवली सराठी गांव में शक्ति प्रदर्शन के लिए आह्वान किया। नियोजन के मुताबिक 14 अक्टूबर 2023 को अंतरवली सराठी गांव में 142 गांवों के मराठा समुदाय के लोगों की सभा संपन्न हो गई। इस सभा में लाखों की संख्या में मराठा लोग शामिल हुए थे और इसी समय अगले आंदोलन के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसी सभा में मराठाओं ने मराठा समुदाय के सर्वेक्षण की मांग की। 26 अक्टूबर को सरकार को दिया 40 दिनों का अल्टीमेट खत्म हो गया, तो मनोज जरांगे पाटिल ने 25 अक्टूबर 2023 को भूख हड़ताल का दूसरा चरण शुरू किया। इसी बीच 30 अक्टूबर 2023 को पूरे महाराष्ट्र में मराठा समुदाय आरक्षण के आंदोलनकारियों ने आंदोलन को और तेज किया। एनसीपी के कुछ विधायकों के घर को जला दिया, कुछ विधायकों के 4 व्हीलर्स को आग लगा दी, कुछ बसों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने इन आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज किया और कई आंदोलनकारियों के खिलाफ गंभीर अपराध का आरोप लगाकर केस दाखिल किया। 31 अक्टूबर 2023 को भूख हड़ताल का तीसरा चरण शुरू हुआ। सरकार के मंत्री माननीय गिरीश जी महाजन और माननीय गुलाबराव जी पाटिल ने मनोज जरांगे पाटिल के अनशन को वापस लेने के लिए मध्यस्थता करने की कोशिश की, लेकिन अब यहाँ पर मनोज जरांगे पाटिल ने मांग की कि मराठा समुदाय को ओबीसी के कोटे में आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे ने मराठा कुणबी रिकॉर्ड की जांच करने और मराठा आरक्षण के लिए सबूत इकट्ठा करने के लिए न्यायमूर्ति संदीप शिंदे की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की। इसके परिणाम में ओबीसी नेताओं ने मराठों को ओबीसी में शामिल करने पर और रिकॉर्ड जांच करने पर विरोध करना शुरू किया
और ओबीसी समुदाय की सभाएं लेना शुरू किया। ओबीसी समुदाय ने साथ साथ उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दे दी। तो सरकार ने मराठों को अलग से आरक्षण देने की तैयारी दर्शाई, लेकिन मनोज जरंगे पाटिल और मराठा समुदाय अपने ओबीसी कोटा में आरक्षण के मुद्दे पर अडिग रहे। 20 जनवरी 2024 तक मराठों को ओबीसी में शामिल करने की और मराठा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सभी अपराध वापस लेने की मनोज जरंगे पाटिल ने मांग की। आखिरकार 20 जनवरी 2024 तक ये मांग पूरी नहीं हुई और मनोज जरंगे पाटिल लाखों प्रदर्शनकारियों के साथ अंतरवली सराटी छोड़कर मुंबई के लिए रवाना हो गए। इतने भारी संख्या में प्रदर्शनकारियों का मुंबई में आना बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है, इसलिए सरकार ने जल्दी में मराठा सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए 20 और 21 जनवरी को सर्वेक्षणकर्ताओं का प्रशिक्षण लिया। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने 23 जनवरी 2024 से मराठा समुदाय का आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण आयोजित कर दिया और जानकारी लेना शुरू किया। इसके लिए मराठा, कुणबी मराठा, मराठा कुणबी और कुणबी से 154 प्रश्नों की प्रश्नावली ली जा रही थी। ये सर्वेक्षण 31 जनवरी 2024 तक खत्म करने का नियोजन था, लेकिन 2 फरवरी 2024 तक ये सर्वेक्षण चालू रहा। मुंबई की ओर मनोज जरंगे पाटिल के आरक्षण मोर्चा में लाखों मराठा शामिल हो गए थे। आखिरकार 25 जनवरी 2024 को लाखों मराठा नवी मुंबई में प्रवेश कर गए, लेकिन उन्हें वहीं रोक दिया गया। 27 जनवरी 2024 को माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे के हाथों कुणबी मराठों को कुणबी प्रमाण पत्र देने का अध्यादेश जारी किया और मनोज जरंगे पाटिल ने वाशी नवी मुंबई में अपनी भूख हड़ताल तोड़ दी। लेकिन मनोज जरंगे पाटिल ने घोषणा की कि कुणबी प्रमाण पत्र मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। इस घटना से मराठा समुदाय ने कुछ हद तक खुशी मनाई, लेकिन मराठा आरक्षण विद्वानों का कहना है कि मनोज जरंगे पाटिल का आंदोलन विफल गया, क्योंकि ओबीसी आरक्षण में रक्त संबंधियों की वंशावली का प्रावधान पहले से ही है, ये कोई नई बात नहीं है। इसके बाद 20 फरवरी 2024 को महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। शिंदे सरकार ने मराठा समुदाय को 10% आरक्षण देने के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी। शिंदे सरकार मराठा समुदाय को नौकरी और शिक्षा में 10% आरक्षण देगी। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा दी गई इस रिपोर्ट को कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी। लेकिन दोस्तों, मराठा समुदाय को 10% आरक्षण देने के बाद भी मराठा आरक्षण की आग शांत नहीं हो रही है। मनोज जरंगे पाटिल ने फिर से 24 फरवरी 2024 से आंदोलन शुरू किया। लेकिन दोस्तों, क्या चाहिए मराठों को और क्यों, आइए जानते हैं। मराठा समुदाय का 10% आरक्षण मिलने पर भी विरोध इसलिए है कि उनको ओबीसी के कोटे में आरक्षण चाहिए। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि क्यों चाहिए मराठों को ओबीसी के ही कोटे में आरक्षण। उसका कारण ये है कि महाराष्ट्र में पहले से ही 52% आरक्षण था। मराठों को अलग से 10% आरक्षण के साथ अब महाराष्ट्र में 62% आरक्षण हो गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये असंवैधानिक हो जाता है। अब जब कभी ये मामला कोर्ट में जाएगा तो ये आरक्षण 50% आरक्षण के संवैधानिक नियम के आगे टिकने की संभावना कम है। इसलिए मराठाओं को अलग से नहीं बल्कि ओबीसी के ही कोटे में आरक्षण चाहिए। दोस्तों, इस मराठा आरक्षण पर एक लेटेस्ट न्यूज निकलकर सामने आई है कि इस 10% आरक्षण के खिलाफ वकील गुणरत्न सदावर्ते ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इस पर 8 तारीख को शुक्रवार को सुनवाई हुई और मुंबई हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि इस 10% में होने वाली कोई भी भर्ती न्यायालय के आदेश के अधीन होगी और अगली सुनवाई मंगलवार 12 मार्च 2024 को होगी। ये सुनवाई जल्दी से इसलिए की गई क्योंकि महाराष्ट्र में 17,000 पदों पर पुलिस भर्ती, साथ ही 2,000 शिक्षकों की भर्ती और 50,000 मेडिकल छात्रों का एडमिशन मराठा आरक्षण के मुताबिक होना था। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं मिशन 1000 क्या है। दोस्तों, मिशन 1000 का उद्देश्य है महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र के कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव में 1000 उम्मीदवारों को खड़ा करके लोकसभा चुनाव प्रक्रिया को चुनौती देना। राज्य चुनाव अधिकारियों तक पहुंचने वाली रिपोर्ट के अनुसार यदि ये योजना वास्तविकता में आती है तो ईवीएम मशीन मतदान प्रक्रिया करने में असमर्थ हो जाएगी और मतपत्रिकाओं का उपयोग करने का निर्णय लिया जाता है तो मतपत्रिका कई पृष्ठों की हो जाएगी। इस विषय में पता चलता है कि कुछ ग्राम पंचायतों ने प्रत्येक गांव से 2 उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के लिए प्रस्ताव पारित किया है।
बीड जिले में 2000 से अधिक उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने के लिए तैयार किया जा रहा है। हर एक उम्मीदवार के लिए 30,000 रुपए इकट्ठा करने के संदेश भेजे गए हैं। दोस्तों, ये रणनीति यदि वास्तविकता में आती है तो ये भारत के इतिहास में पहली बार होगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग इस गड़बड़ी का सामना कैसे करता है। तो दोस्तों, ये थे मराठा आरक्षण की अब तक की प्रमुख घटनाएं। दोस्तों, आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, आपने अभी तक हमारे सक्सेस थ्रू बुक्स इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही करंट अफेयर्स के लिए और रिपोर्ट्स के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।